हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस मेडावल हिस्ट्री सीरीज जिसमें हम आज नॉर्थ इंडिया का पार्ट दैट इज कश्मीर के बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक इसके बारे में छोटा सा एक डिस्क्रिप्शन होगा दैट इज अबाउट द मिथ एंड द हिस्टोरिकल शिफ्ट जो यहाँ पर आया था। लास्ट का जो लेक्चर्स थे उसमें हमने जो है मेवाड़ के बारे में हमने कंप्लीट डिस्कशन हो चुका था। कंप्लीट डिस्कशन जो है हमने मेवाड़ में किया था। लेकिन आज का जो डिस्कशन है दैट इज अबाउट द नॉर्थ इंडिया, जिसमें हम कश्मीर का जो रीजन है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। कश्मीर के डिस्कशन में एक छोटा सा पॉइंट है दैट इज द मिथ एंड द हिस्टोरिकल शिफ्ट। तो इसके अंदर जो है एक मिथ है एंड आई वोंट रिकमेंड यू ताकि आप इसे लिखें। इसे मैं लिखना जो है आपको प्रेफर नहीं करूंगी। ऐसे बस आप एक बार जो है इसे सुन लीजिए। द कंप्लीट जो ये डिस्कशन होगा एक मिथिकल चीज के बारे में। दिस इज अबाउट द मिथिकल थिंग अबाउट कश्मीर। तो कश्मीर के ये मिथ के बारे में आप एक जो है इसे जो है सिर्फ सुनिएगा। इसके बारे में इतना ज़्यादा डिटेलिंग के अंदर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जहाँ से इम्पोर्टेंट होगा आई विल राइट अबाउट दैट पॉइंट एंड यू हैव टू मेंशन दैट पॉइंट इन योर नोट्स। आपको सिर्फ वही पॉइंट्स अपने नोट्स के अंदर मेंशन आउट करने हैं, बाकी का एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना होता है। ये मिथिकल चीज़ है, इसके बारे में आपको क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो। आपके नॉलेज के लिए ही बस आपको बता रही हूँ कि जो कश्मीर है, कश्मीर की हिस्ट्री जो है इसकी वो बहुत ही एक अट्रैक्टिव है, एक कैप्टिवेटिंग टेल है इसका। और यहाँ पर एक हिस्टोरिकल चीज हमें यहाँ पर दिखाई देती है कि जब एक आपने राज तिरंगनी राज तिरंगनी के बारे में आपने पढ़ा होगा। ये राज तिरंगनी के अंदर लिखा हुआ है, ये मिथिकल चीजें हैं जो राज तिरंगनी के अंदर लिखी हुई हैं। This is the historical book that is Raj Tirangani, which is authored by Kalhan. तो इसे कल्हन ने लिखा है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये फिलोसफिकल पार्ट में आ रहा है। राज तिरंगनी के बारे में, राज तिरंगनी के ऑथर कौन है ये वो अपने क्वेश्चंस में पूछ सकता है। तो राज तिरंगनी के ऑथर के बारे में वो आपसे ऑप्शंस के अंदर पूछ सकता है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर अस। इसमें से सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है कि राज तिरंगिनी इसके ऑथर हैं कल्हन। कल्हन इसके ऑथर हैं। तो इसके अकॉर्डिंगली, तो राज तिरंगिनी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये जो लिखा गया था दैट इज बिटवीन मिड 12th सेंचुरी। ये मिड 12th सेंचुरी के टाइम पर लिखा गया था, राज तिरंगिनी को बाय कल्हन ने लिखा था। और इसके अकॉर्डिंगली ही ये माना जाता है कि जो कश्मीर है, जो कश्मीर का क्षेत्र था दैट वाज नेस्ल्ड इन द हिमालयाज। तो राज तिरंगिनी के अकॉर्डिंगली जो हिमालय की गोद में ये बसा हुआ शहर है कश्मीर, जो कश्मीर है वो राज तिरंगिनी के अंदर लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू राज तिरंगिनी कश्मीर इज निसल्ड इन द हिमालयाज। ये हिमालयाज की गोद में बसा हुआ एक खूबसूरत सा एक जो है शहर है। तो जो कश्मीर है वो हिमालय की गोद में बसा हुआ है। और हिंदूज के जो मिथोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हिंदू के जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें ये भी वर्णित किया गया है, ये भी चीजें लिखी गई हैं कि जो ऋषि कश्यप थे, जो ऋषि कश्यप द्वारा जो है ये एक बसाया गया एक जो है देयर वाज अ प्रिस्टाइन लेक। एक प्रिस्टाइन लेक यहाँ पर हुआ करती थी। उस लेक को सुखाने के बाद, इस लेक को सुखाया किसने था, वो जो ऋषि द सेज कश्यप ने इसे सुखा दिया था। उनके सुखाने के बाद यहाँ पर जो है ये एक शहर बसाया है उन्होंने। इस जो है एक यहाँ पर एक प्रिस्टाइन लेक हुआ करती थी पहले। दैट इज द मिथोलॉजिकल थिंग। तो राज तिरंगिनी में सबसे पहले लिखा हुआ है कि जो कश्मीर है
ये हिमालय के गोद में बसा हुआ है, ये हिमालय की गोद में बसा हुआ है। और कुछ हमारे पास हिंदू मिथोलॉजिकल चीज ये भी कहती है कि यहाँ पर पहले एक प्रिस्टाइन लेक हुआ करती थी। यहाँ पर जो कुछ हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार अगर देखा जाए तो ऋषि कश्यप के द्वारा यहाँ पर एक जो जल कुंड था, एक जो लेक थी, उसे जो है यहाँ पर सुखा दिया गया था। उसे सुखाने के बाद उन्होंने इनको सुखा दिया। उसके बाद इस फर्टाइल लैंड को उन्होंने एज एन अर्ली सेटलमेंट की तरह यूज किया। और ये जो वैली थी, दिस वैली विच वॉज वेरी मच फर्टाइल, और यहाँ पर अर्ली सेटलमेंट होती है। एंड विद ब्राह्मण्स, जो ब्राह्मण्स हैं वो यहाँ पर पहले आते हैं एंड लेड द फाउंडेशन ऑफ अ हिंदू सोसाइटी। और एक हिंदू सोसाइटी यहाँ पर बन जाती है क्योंकि यहाँ पर ब्राह्मण्स आकर के अपना रहने जो है अपना निवास करते हैं। कश्मीर में एक लेक थी, इस लेक को किसने सुखा दिया था? जो सेज कश्यप थे, जो सेज कश्यप थे, लेट मी राइट द ऋषि's नेम और सेज नेम करेक्टली, कश्यप थे। तो जो कश्यप थे, इन्होंने इस लेक को, इस जो है इस जल कुंड को सुखा दिया जाता है उनके द्वारा। सेज जो है दैट इज ऋषि कश्यप के द्वारा इस जल कुंड को जल कुंड बोला जाता है, दैट इज लेक को बोला जाता है। लेक को जलकुंड कहा जाता है हिंदी में, और इस लेक को सुखा दिया जाता है बाय ऋषि कश्यप। ऋषि कश्यप इसे सुखा देते हैं, और ये जो सुखाने के बाद देखो लेक के जो आसपास का एरिया भी होगा, एंड लेक के सूखने के बाद का जो फर्टाइल लैंड बचेगी, जो लैंड बचती है दैट इज वेरी मच फर्टाइल, क्योंकि उसमें एक तो है मॉइस्चर होगा, मॉइस्चर कंटेंट अच्छा होगा, उसमें एलिमेंट्स बहुत अच्छे प्रेजेंट होंगे, जो एक अपने कोई भी क्रॉप के लिए या किसी प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छी फर्टाइल लैंड होगी यहाँ पर। उस लैंड के ऊपर इन्होंने अर्ली सेटलमेंट स्टार्ट की, उस जमीन के ऊपर अर्ली सेटलमेंट स्टार्ट की जाती है। एंड जो ब्राह्मण्स होंगे, इसके बाद जो ब्राह्मण्स हैं वो यहाँ पर कुछ जो है एज अ हिंदू सोसाइटी की यहाँ पर वो नींव रखते हैं, वो यहाँ पर आकर सेटल डाउन हो जाते हैं। एंड दे स्टार्टेड लिविंग हियर इन दिस फर्टाइल एरिया। इस फर्टाइल एरिया के अंदर वो आकर के रहना वो स्टार्ट कर देते हैं। एंड दिस इज होल अबाउट द मिथ। ये एक मिथ है, ये एक हिस्टोरिकल शिफ्ट है, ये एक जो है हिस्टोरिकल पार्ट है कि कश्मीर के अंदर किस तरीके से वो लोग आना स्टार्ट हुए, क्या सब था, ये सब राज तिरंगिनी हमें बताता है। कोई ऐसा जो है मतलब कि हमारे पास मुझे किसी ने आकर के नहीं बताया था कि ये ऐसा हुआ है। ये राज तिरंगिनी जो है इसके अंदर लिखा हुआ है। राज तिरंगिनी के अकॉर्डिंग ही मैंने आपको ये सब कुछ बताया है कि ये जो कश्मीर है ये हिमालय की गोद में बसा हुआ था। यहाँ पर जो ऋषि कश्यप है वो यहाँ पर जो एक लेक है उसे सुखा देते हैं, उनके द्वारा इस लेक को सुखाया जाता है। उसके बाद यहाँ पर अर्ली सेटलमेंट्स होती हैं, अर्ली जो है लाइफ यहाँ पर सेटल होती है आकर के। बेसिकली द ब्राह्मण्स resides here and they in laid the foundation of a Hindu society। और यहाँ पर एक हिंदू सोसाइटी का जो है यहाँ पर स्टार्ट कर देता है, उसकी नींव यहाँ पर रखी जाती है एक हिंदू सोसाइटी की। तो यहाँ पर हमने एक बात यहाँ पर एक देखी कि दिस इज अबाउट द मिथ, होल वॉज अ मिथ। उसके बाद जो है कुछ यहाँ पर और भी चीजें हुई थी। दैट इज नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द ट्रेवलर्स, कि यहाँ पर ट्रेवलर्स कैसे आए थे। जैसे कि ये जो कश्मीर है, दिस इज अ ब्यूटीफुल किंगडम। इतना खूबसूरत है कश्मीर कि कश्मीर के अंदर जो है लोग यहाँ पर जो है इन्वेजन्स यहाँ पर इतनी नहीं हुई है। कश्मीर खूबसूरत है लेकिन यहाँ पर इन्वेजन्स नहीं हुई हैं जैसे बाकी के अंदर हमने देखा था। द इन्वेडर्स केम, the outsiders came, the foreigners came, but this land, Kashmir, was a
फॉर लॉन्ग अ फॉरबिडन लैंड फॉर ऑल द आउटसाइडर्स। तो ये जो लैंड थी ये आउटसाइडर्स से फॉरबिडन थी, यहाँ पर लंबे समय तक कोई भी बाहर से लोग नहीं आते थे, यहाँ पर उनका आना वर्जित था, नॉट वर्जित था, वो यहाँ पर आते ही नहीं थे। कि इतना खूबसूरत शहर है जो कश्मीर है। कश्मीर कश्मीर एक ब्यूटीफुल किंगडम है और बहुत लंबे समय तक कश्मीर के अंदर जो आउटसाइडर्स थे, ये आउटसाइडर्स यहाँ पर आना इनका मना था। फॉर लॉन्ग इट वॉज अ फॉरबिडन लैंड फॉर ऑल आउटसाइडर्स। यहाँ पर एक हमारे पास प्रूफ भी है, एक अरब ट्रैवलर है दैट इज अल बरूनी। अल बरूनी ये एक अरब ट्रैवलर हैं, ये अरब ट्रैवलर हैं और इनकी एक राइटिंग है, एक वर्क इन्होंने लिखा है दैट इज अल हिंद। ये अल हिंद के ऑथर भी हैं। इन्होंने अल बरूनी ने अपने वर्क, अपनी राइटिंग दैट इज अल हिंद के अंदर ये भी लिखा है कि कश्मीर के अंदर जो एंट्री थी, द एंट्री इनटू कश्मीर was not allowed even to the Hindus। वो ऐसे हिंदुओं को भी नहीं दी जाती थी जो कश्मीर के लोकल नोबल्स थे, जो कश्मीर के लोकल नोबल्स थे, उनको पर्सनली नहीं जानते थे, उनको भी एंट्री नहीं मिलती थी। कश्मीर के अंदर अगर आपने एंट्री लेनी है देन यू शुड हैव सम पर्सनल, जो आपको पर्सनली, आप जो नोबल्स हैं, जैसे आज के टाइम पर अगर आप देखोगे, आप जो है देखा होगा कई लोग जो है वो पर्सनली मिनिस्टर्स को जानते हैं, वो कहते हैं अरे इससे तो हमारा डेली का उठना बैठना है, ये हमारे डेली घर आता है, ये मिनिस्टर तो हमें बिल्कुल अच्छे से जानता है, अगर इससे आज हम काम कहेंगे तो फिर ये हमारा काम एकदम झटके से कर देगा। लेकिन अल बरूनी जो एक अरब ट्रैवलर है, वो अपनी अल हिंद राइटिंग के अंदर लिखता है कि कश्मीर के अंदर उन हिंदुओं का आना भी वर्जित था जो वहां के कश्मीर के जो लोकल नोबल्स थे उनको भी पर्सनली नहीं जानते थे, उनका भी यहाँ आना जो है वो मना था। तो अल बरूनी कहते हैं जो एंट्री थी इनटू कश्मीर was not allowed even to Hindus, not, let me write in the next slide, जो एंट्री हुआ करती थी कश्मीर के अंदर उन हिंदुओं को भी नहीं थी, not allowed to Hindus who were not known personally to the local nobles। कि जिनको लोकल नोबल्स के बारे में, जो लोकल नोबल्स को एकदम व्यक्तिगत रूप से, मतलब पर्सनली उनको नहीं जानते थे, जो हिंदूज उन लोकल नोबल्स को पर्सनली नहीं जानते थे, उन हिंदूज को भी यहाँ पर एंट्री नहीं मिलती थी कश्मीर के अंदर। एंड दिस इज अबाउट के भी जो हमने देखा कि एक ट्रेवलर्स के बारे में कि यहाँ पर कोई आउटसाइड ट्रेवलर नहीं आया, एक जो किंगडम है, ये किंगडम के अंदर किसका आना जो है वो अलाउड था, किसका नहीं था, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन। इसके बाद आएगा इन द 11th सेंचुरी जो रूलर्स थे,
रूलर्स दे फॉलोअर्स ऑफ द शैविज्म। तो इसके बाद लेट मी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हम यहाँ पर बात करेंगे कि 11th सेंचुरी के अंदर 11th सेंचुरी द रूलर्स, जो यहाँ पर रूलर्स हुआ करते थे, उन रूलर्स को भी यहाँ पर जो है एज जो रूलर्स थे दैट वाज द फॉलोअर ऑफ द शैविज्म। एंड जो शैविज्म हुआ करता था ये सेंट्रल रिलीजन था कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर के अंदर सेंट्रल रिलीजन कौन सा था? एक ऐसा रिलीजन जो एकदम पर्टिकुलर सा रिलीजन हो, जो एक प्रमुख रिलीजन हो, एक प्रमुख धर्म हो, दैट वाज शैविज्म। तो 11th सेंचुरी की बात हो रही है। 11th सेंचुरी के अराउंड जो रूलर्स थे यहाँ पर, जो शासक थे यहाँ के रूलर्स, दे वर द फॉलोअर्स ऑफ शैविज्म। ये शैविज्म को मानते थे, ये शिव जी की ज्यादा आराधना करते थे, लॉर्ड शिव जी को मानते थे और शैविज्म को ये मान रहे हैं। और शैविज्म क्या बन चुका था? एज अ सेंट्रल रिलीजन। ये सेंट्रल रिलीजन बन चुका था। अब यहाँ पर जो है एक ऑपरेसिव टैक्सेशन हुआ करता था, करप्शन बहुत ज्यादा था एंड बहुत सारे यहाँ पर इंटरनेसीन फाइट्स हो रहे थे। और जो यहाँ पर जो दमरास थे, जिन्हें फ्यूडल लॉर्ड्स कहा जाता है, जिन्हें सामंत कहा जाता है, जिनके बारे में हमने पहले भी क्लासेस के अंदर पढ़ा है, सामंतवाद आ चुका है, फ्यूडलिज्म आ चुका है, फ्यूडल लॉर्ड्स के बारे में पढ़ा था। तो नॉर्थ इंडिया के अंदर उन्हें बोला जाता है दमरास। तो दमरास उन्हें बोला जाता है। तो यहाँ पर जो दमरास थे, दमरास को बोला जाता है दे आर द फ्यूडल लॉर्ड्स। तो फ्यूडल लॉर्ड्स का राइज यहाँ पर हो रहा था, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द अनपॉपुलर रूल ऑफ द लोहारा डायनेसिटी। तो जो लोहारा डायनेसिटी थी, अभी यहाँ पर याद रखिएगा ये लोहारा डायनेसिटी है, शिनचैन का जो नोहारा फैमिली वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। तो दैट वाज टू मेमोराइज यू, लोहारा एंड नोहारा दे बोथ आर सिमिलर साउंडिंग्स, ये साउंड सेम कर रहे हैं। और अगर आपको याद रखना है, मेमोराइज करना है कोई भी चीज को, देन यू हैव टू गेट इनटू अ राइमिंग वर्ड्स। आपको राइमिंग वर्ड्स भी बनाने पड़ते हैं, मिनिमोनिक्स भी बनाने पड़ते हैं, अलग अलग चीजें आपको बनानी पड़ती हैं। एंड आई एम गिविंग यू अ हिंट कि आप लोहारा डायनेसिटी को, शिनचैन एक कार्टून है दैट इज वेरी नोन टू यू पीपल, आपने देखा भी होगा। एंड शिनचैन के अंदर जो नोहारा फैमिली है, आप उसके साथ जो है इसे मेमोराइज कर सकते हो। नॉट टू गेट रिलेट, इसे रिलेट मत करना। ये एक जो है सिर्फ मेमोराइज करने के लिए है, नथिंग पर्सनल इन इट। इसे पर्सनल भी मत लेना। एंड क्योंकि डिस्क्लेमर ऑन है, एंड आई रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन। एंड यहाँ पर मैं किसी भी रिलीजन को पर्टिकुलरली पेंच आउट नहीं कर रही हूँ। आई एम जस्ट मेकिंग यू पीपल कि आपको अच्छे से वो चीज़ें मेमोराइज हो जाएं। तो ये लोहारा जो डायनेसिटी है, जिसका अप्रोक्सीमेट टाइमिंग था 1003 से लेकर के 1320 सीई में। तो ये जो है अनपॉपुलर थी, इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं थी। इसके दौरान जो है वो बहुत सारे ऑप्रेसिव टैक्सेशंस हो रहे थे, करप्शन हो रहा था, जो राइज हो रहा था फ्यूडल लॉर्ड्स का, ये सब चीज़ें यहाँ पर हो रही थी। तो ये सब चीज़ें हो रही थी और इन सब चीज़ों ने ही एक यहाँ पर जगह दी कि फॉरेन इन्वेजन्स होने लगे कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर के अंदर फॉरेन इन्वेजन्स कैसे होने लगे थे, उसके बारे में है। तो 11th सेंचुरी में रूलर्स शैविज्म को फॉलो कर रहे थे एंड शैविज्म बिकेम द सेंट्रल रिलीजन। उसके बाद फॉरेन इन्वेजन कैसे हुआ? फॉरेन इन्वेजन कैसे हुआ, बाहर से इन्वेजन कैसे होना स्टार्ट हुआ? जो लोहारा डायनेसिटी थी, लोहारा डायनेसिटी थी, इसका टाइम पीरियड है 1003 से लेकर के 1320 सीई तक का इसका टाइम पीरियड रहा है। और इस डायनेसिटी के दौरान करप्शन बहुत हुआ, भ्रष्टाचार था, ऑप्रेसिव टैक्सेशन हो रहा था, और जो
दमरास थे, जिन्हें फ्यूडल लॉर्ड कहा जाता है, इनका राइज भी हो रहा था। इनके राइज की वजह से ही क्या होना स्टार्ट हुआ यहाँ पर, दिस पेव्ड द वे फॉर द इन्वेजन ऑफ द फॉरेनर्स। और इसी ने ही फॉरेन इन्वेजन को एक रास्ता दिखाया। फॉरेन इन्वेजन्स यहाँ पर इसी वजह से होनी स्टार्ट हुई। जब भी आपके अंदर कोई लूप होगा, आपके अंदर कुछ ऐसे, आपके कंट्री के अंदर कुछ लूप होगा, आपके अंदर लूप नहीं होगा, आपकी कंट्री के अंदर आपको कुछ लूप होल्स मिलेंगे। आपके जो कंट्री है, दिस इज अबाउट स्मॉल एग्जांपल, वी आर टेकिंग ए स्मॉल एग्जांपल ऑफ इंडिया। इंडिया में अगर हम डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दें, if we neglect discrimination on the basis of each and every, that is religion, either it is caste, either about the gender, and anything it is, etc etc। तो अगर हम डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दें जेंडर के बेसिस के ऊपर, रिलीजन के, कास्ट के बेसिस के ऊपर, एंड stay with very brotherhood, fraternity, integrity, and with the unity, and we respect each and every religion with, and we live with the secularism with what does our preamble talk about। जो हमारा preamble भी कहता है कि हमें जो है सॉरी, हमें जो है वो सेक्युलरिज्म को फॉलो करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी रिलीजन, हमें सबकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर हम इन सब के साथ जो है मिलकर रहने लग जाएं, हम हमारा डिस्क्रिमिनेशन छोड़ दें, जो लोग हमें डिवाइड करने के ऊपर लगे हुए हैं, द ऑपरेशंस, जो हमारे बाहर से ऑपरेशंस हो रहे हैं, हमें जो है दबाया जाता है, वी इंडियंस को जो है एक दूसरे के खिलाफ ही भड़का दिया जाता है, हिंदूज को मुस्लिम्स के खिलाफ, या सिख्स के खिलाफ, या बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के खिलाफ, या एक दूसरे के खिलाफ जो हमें लड़ा दिया जाता है रिलीजन के बेसिस के ऊपर, कास्ट के बेसिस के ऊपर। अगर ये सब चीजें जेंडर के बेसिस के ऊपर, सबसे बड़ी बात तो यही है कि जेंडर के बेसिस के ऊपर अगर ये सब चीजें खत्म हो जाएं, इफ वी गेट यूनाइटेड, और हर कोई कम्युनिटी अपना आवाज उठाना स्टार्ट कर दे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से आता हो, आई एम टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी कम्युनिटी इंक्लूडिंग द विमेन कम्युनिटी टू। मैं विमेन्स को भी कहूंगी कि विमेन शुड जो है अपने लिए वो स्टैंड लें, वो अपनी बातें रखें, दैट वी आर नॉट मेंट टू बी स्टे इन द हाउस होल्ड। हम हाउस होल्ड के अंदर एक केज के अंदर बंद होकर नहीं रहना चाहते। वी वॉन्ट जस्टिस फॉर अस पीपल, हमें भी हमारे लिए जस्टिस चाहिए। वी टू वॉन्ट द ईच एंड एवरी सिक्योरिटी वट मेल जेंडर इज हैविंग। जो भी आप मेल जेंडर के पास चीजें हैं वो हम भी चाहते हैं। ये सब चीजें जो एक एक फीमेल के साथ गलत बर्ताव किया जाता है, ये सब चीजें अगर खत्म हो जाएं, एंड वी रिस्पेक्ट ईच एंड एवरी वन एंड गेट यूनाइटेड, देन नो बडी फ्रॉम द आउटसाइड गेट इन, जो है हमें सेपरेट नहीं कर पाएगा, हमारा जो है सेग्रीगेशन नहीं हो पाएगा, हम कोई हिंदू मुस्लिम या इसमें डिवाइड नहीं हो पाएंगे, एंड एक यूनिटी इंडिया की दिखाई देगी। एंड यूनिटी अगर जब इंडिया की दिखाई देगी, तब कोई भी पावर, बाहर से कोई भी पावर ऐसी नहीं आ पाएगी जो हमें डिवाइड कर पाए। और ऐसा जब होगा, अगर हम ये सब चीजें खत्म कर देंगे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेशन, हमारे जो फ्लॉज हैं, हमारे यहाँ इस कंट्री में जो भी फ्लॉज हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे, तब ये सब चीजें पॉसिबल हैं। और लोहारा डायनेसिटी ने भी यहाँ पर कुछ फ्लॉज थे, जैसे कि करप्शन हो रहा था, फ्यूडल लॉर्ड्स का राइज हो रहा था, ऑप्रेसिव टैक्सेशंस लग रहे थे। इन सब से जो है एक यहाँ पर एक रोशनी दिखाई दी बाहर के लोगों को, फॉरेन इन्वेडर्स को, कि यहाँ पर एक लूप होल है, यहीं से हम अंदर घुसेंगे और इन्वेजन्स यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो ऐसे ही यहाँ पर इन्वेजन्स स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इन्वेजन जब स्टार्ट हो जाती है, इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर जब इन्वेजन होने लगती हैं कश्मीर के अंदर, देन इन 1320 सीई के दौरान क्या होता है, 1320 सीई के दौरान क्या होता है,
1320 सीई के दौरान जो सुहादेवा है, सुहादेवा, ये लास्ट किंग है ऑफ लोहारा डायनेस्टी के। जो लोहारा डायनेस्टी है ये इसके लास्ट किंग हैं, और ये यहाँ पर जो है ये कश्मीर से भाग जाते हैं। ही फ्लेड कश्मीर आफ्टर जो जुलजू हैं, दैट इज दलूचा, ये एक टर्किक मंगोल चीफ हैं, और ये एक टर्किक मंगोल चीफ जो थे, दैट इज जुलूजा या दलूचा, इनके द्वारा जब कश्मीर के ऊपर किए गए एक आक्रमण के बाद जो है जो है जुलूजू जो है ये कश्मीर के ऊपर एक इन्वेजन करते हैं, आक्रमण करते हैं। उसके बाद क्या होता है, जो लास्ट किंग है सुहादेवा, ही फ्लेड फ्रॉम कश्मीर, ये कश्मीर से भाग जाते हैं। तो कश्मीर से भागा कौन? सुहादेवा। ही फ्लेड फ्रॉम कश्मीर। ये फ्लेड क्यों करता है? क्योंकि 1320 सीई के दौरान एक टर्किक मंगोल चीफ है जिसका नाम है जुलजू या दलूचा। जुलजू या दलूचा इनका नाम है। ये अटैक करते हैं, ये इन्वेड करते हैं कश्मीर के अंदर। जब ये कश्मीर के ऊपर आक्रमण करते हैं तो सुहादेवा यहाँ से भाग जाते हैं। सुहादेवा कश्मीर से भाग जाते हैं। फ्लेड फ्रॉम कश्मीर, ये कश्मीर से भाग जाते हैं। इनके भागने के बाद क्या होता है, जो जुलजू है, जुलजू यहाँ पर बहुत ही एक बड़े पैमाने के ऊपर मैसेकर क्रिएट करते हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करते हैं। तो जुलजू क्या करता है, ये कश्मीर में मैसेकर कर देता है, ये मैसेकर कर देता है, प्लस यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन कर देता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है डिस्ट्रक्शन कर देता है, बहुत ज़्यादा तबाही लेकर के आता है। और इससे क्या होता है कि जो कश्मीर गवर्नमेंट है उसके पास कोई भी ऐसा जो है द हेल्पलेस दिस कश्मीर गवर्नमेंट कुड ऑफर नो अपोजिशन, और यहाँ पर इसके पास कुछ भी नहीं बचता है, कोई सपोर्ट नहीं है कश्मीर गवर्नमेंट के पास। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आता है, दैट वाज नॉट मच इम्पॉर्टेंट, क्योंकि कश्मीर अब सब कुछ ही खो चुका था। कश्मीर गवर्नमेंट, नॉट कश्मीर, जो कश्मीर गवर्नमेंट थी, जो ये डायनेसिटी थी, ये अपना सब कुछ ही खो चुकी थी। जो सुहादेवा था वो भाग गया, अभी कुछ भी नहीं बचा इनके पास, ना ही पब्लिक सपोर्ट, ना कुछ और, कुछ भी नहीं बचा इनके पास। तो अब इनके पास तो कुछ भी नहीं बचता है। इसके बाद क्या होता है, इन 1339 सी 1339 सीई के दौरान क्या हो जाता है, यहाँ पर जो शमशुद्दीन शाह है, शमशुद्दीन शाह जो है, ये जो शैव रूलर थे, ये शैव रूलर्स जो थे उनको यहाँ से हटा देता है, ये उनको डिस्पोज कर देता है, उनको हटा देता है, और ये खुद यहाँ पर रूलर बन जाता है। नाउ शमशुद्दीन शाह ये नया रूलर बन जाएगा ऑफ कश्मीर, ये कश्मीर का नया रूलर बन जाएगा। और इसी के पीरियड के दौरान ही यहाँ पर इस्लाम जो है वो कश्मीर की सोसाइटी के अंदर इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट कर देता है। अभी यहाँ पर इस्लाम जो है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस करना, कश्मीर के अंदर इस्लाम कहाँ से आया ये उसकी कहानी है। हिंदूज को तो हमने देखा कि कश्मीर में हिंदू कहाँ से कम्युनिटी आई, हिंदू सोसाइटी कैसे आई, वो सब जो है हमने सब चीजें हमने देखी हैं, पढ़ी हैं। अभी इस्लाम कैसे आया, जो शमशुद्दीन था, ये जब नया रूलर बनता है 1339 सीई में, बाय डिस्पोजिंग द शैव रूलर्स, जो शैव रूलर्स थे, जो शैविज्म को मानते थे, उन रूलर्स को हटा देने के बाद ये यहाँ पर नया रूलर बनता है।
और इस्लाम यहाँ पर इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करता है इन कश्मीर सोसाइटी। कश्मीर की सोसाइटी के अंदर इस तरीके से इस्लाम एंटर करता है। तो यहाँ पर जो ग्रुप ऑफ सूफी सेंट्स हुआ करते थे, उन्हें ऋषिस बोला जाता था। उन्हें ऋषि जो है कहा जाता था। उन्हें ऋषि इसीलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो है दे प्रोपगेटेड अ रिलीजन, जिन्होंने जो है कंबाइन किया हिंदुइज्म और इस्लाम को। तो इन्हें ऋषि क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलरली एक इस्लाम को ही यहाँ पर प्रोपेगेट कर रहे थे, इस्लाम को ही नहीं कर रहे थे, बल्कि हिंदुइज्म और इस्लाम को कंबाइन करके ये अपना एक डिलीवरिंग कर रहे थे। तो यहाँ पर जो भी यहाँ पर जो सूफी सेंट्स थे, जो कश्मीर में सूफी सेंट्स हुआ करते थे, इन सूफी सेंट्स को कहा जाता है ऋषिस। क्योंकि ये जो है वो एक इस तरह का प्रचार कर रहे थे, इस तरह के धर्म का जो प्रचार कर रहे थे, जिसमें हिंदू और इस्लाम दोनों का कॉम्बिनेशन हो। तो इन्हें ऋषि क्यों कहा जाता था? प्रोपगेट religion combining हिंदू एंड इस्लामिक फीचर्स। इन दोनों फीचर्स को कंबाइन करने के बाद ये ऐसे एक धर्म का प्रचार कर रहे थे, और इसी वजह से इन्हें ऋषिस कहा जाता है। इसी वजह से इन्हें ऋषिस कहा जाता है। और इसका हमारे पास एक एग्जाम्पल है। देयर इज वन एग्जाम्पल। एक इस्लामिक प्रीचर थे जिनका नाम है शेख नूरुद्दीन नूरानी। ये एक ट्रेडिशनली रिवर्ड बाय हिंदूज एज अ, इन्हें नंद ऋषि भी कहा जाता है। हिंदू के जो परंपराएं हैं, हिंदूज के अकॉर्डिंग इन्हें जो है वो नंद ऋषि भी कहा जाता है। इन्हें नंद ऋषि भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जो है कुछ एलिमेंट्स जो कश्मीर के शाविज्म में जो एलिमेंट्स थे विद सूफी मिस्टिज्म, इन दोनों को जो है कंबाइन करके इन्होंने जो है एक यहाँ पर लोगों को जो है एक चीजें बताई हैं। ही इज अ प्रीचर, तो इन्होंने वो चीजें लोगों के अंदर जो है वो चीजें इन्होंने आगे रखी हैं। कश्मीरी का जो शैववाद था और सूफी रहस्यवाद के तत्वों को इन्होंने जो है एक दूसरे के साथ कंबाइन करके इन्होंने आगे उन सब चीजों को बताया है। और इन्हीं की वजह से ही शेख नूरुद्दीन नूरानी की वजह से ही 14th सेंचुरी के अंदर जो इन्फ्लुएंस था ऑफ सूफी सेंस का, इनके ही इन्फ्लुएंस के अंदर जो है वो इस्लाम एज अ डोमिनेंट, वो एक जो इस्लाम था, इस्लाम एक डोमिनेंट रिलीजन बन गया कश्मीर के अंदर। तो कश्मीर में डोमिनेंट जो रिलीजन कौन सा था? वो शैविज्म था। लेकिन 14th सेंचुरी तक आते आते नूरानी जैसे सूफी सेंट्स के इन्फ्लुएंस के अंदर ही इस्लाम एक डोमिनेंट रिलीजन बन चुका था कश्मीर के अंदर। और नूरानी को जो है हिंदूज के अकॉर्डिंग वो नंद ऋषि की तरह उन्हें पूजा भी जाता था, इनकी पूजा की जाती थी नंद ऋषि के फॉर्म के अंदर, क्योंकि इन्होंने दोनों ही एलिमेंट्स को कंबाइन करके लोगों के अंदर उन सब चीजों को समझाने की कोशिश की है। एक धर्म का इन्होंने ऐसा प्रचार किया है जिसमें हिंदू और इस्लाम दोनों के कॉम्बिनेटेड फीचर्स दिखाई देते हैं। और इन्हीं की वजह से ही इस्लाम जो है वो कश्मीर में एक डोमिनेंट एक रिलीजन बना था। इसके बाद हम जो है ये जो किंग हैं दैट इज द रूलर शमशुद्दीन शाह, इनके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आज एक इतना ही ओवरव्यू मैंने आपको बताया है अबाउट कश्मीर। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट हमारे किंग को कवर अप करेंगे।
तब तक के लिए आप बने रहिए मेरे साथ मिडावल हिस्ट्री की सीरीज में। अगर आज का ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर जरूर करना। डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर द लव एंड सपोर्ट विच यू शो टूवर्ड्स माई चैनल। एंड अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है देन यू कैन डायरेक्टली talk to me. I will try to solve your each and every problem ताकि आपकी preparation बहुत अच्छे से चले. Thank you so much once again. Keep learning and keep motivated.